हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उच्च न्यायालय, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय हेतु अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक किसकी बात की गई है? हाई कोर्ट की बात की गई है। तो हाई कोर्ट की चर्चा की गई है 214 से लेकर के 231 तक अनुच्छेद तक। सेकंड है 7वें संशोधन 1956 द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यह संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात की गई है कि 7वें संशोधन 1956 के द्वारा एक प्रोविज़न किया गया और उस प्रोविज़न के द्वारा प्रावधान रखा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एक संयुक्त हाई कोर्ट बना सकते हैं, आप एक जॉइंट हाई कोर्ट बना सकते हैं। थर्ड है वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिसके पास खुद का न्यायालय है, जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। बाकी जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके पास खुद का यूटी नहीं है। वो राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उसके साथ मिलकर के कार्य करते हैं। अगला है सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमने पढ़ा था 1862 में हाई कोर्ट एक्ट आया था और इस हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता इन 3 जगह पर क्या बनाए गए थे? इन 3 जगहों पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इन 3 जगहों पर क्या बनाया गया था? हाई कोर्ट बनाए गए थे। और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में हाई कोर्ट बनाया गया था। अगला है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 214 एक अनुच्छेद आया। तो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब बात करते हैं 215। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। तो 215 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ये सारी शक्तियां उसे होगी। आगे देखते हैं 216। अब बात करते हैं आर्टिकल 216। आर्टिकल अनुच्छेद 216। आर्टिकल 216 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में हम बात करेंगे उच्च न्यायालयों के गठन की। कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। कहा गया है कि प्रत्येक न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे मुख्य अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो इसमें 2 बातें कह दी हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में कहा गया है
कि उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो आर्टिकल 216 में हम बात करेंगे उच्च न्यायालयों के गठन की। कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो इसमें दो बातें कह दी। एक तो क्लियर है कि जो हाई कोर्ट है उसमें क्या होगा, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश होंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 217 ये सबसे बड़ा अनुच्छेद है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, ये सबसे बड़ा आर्टिकल है और इस आर्टिकल में सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। तो इसमें रखें कि फर्स्ट है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश 62 की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है प्राप्त नहीं कर लेता है। आर्टिकल 217 का जो पहला पॉइंट है उससे दो बातें निकल के आ रही हैं। पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपॉइंट राष्ट्रपति की, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपॉइंट कौन करेगा, तो आप आंसर करेंगे इन्हें अपॉइंट करेगा कौन, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब कैसे करेगा, तो ये पहले कंसल्ट करेगा, ये पहले सलाह मशवरा करेगा, फिर अपॉइंट करेगा। और दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि आयु क्या होगी, रिटायरमेंट एज क्या होगी, तो आंसर करेंगे 62 वर्ष। कितनी होगी, 62 वर्ष। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। परंतु 1A में कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग सकेगा। 217 अनुच्छेद में ही हमको बात करनी है। पहला कहा गया है कि 1 का, तो आर्टिकल 217 1A में कहा गया है कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को रिजाइन करना है तो वो अपना रिजाइन किसे दे सकता है, तो आप आंसर करेंगे राष्ट्रपति को दे सकता है। किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 217 में 1 खा में क्या कहा गया है, बी में क्लियरली ये बताया गया है कि किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 217 में ही 1B में क्लियरली ये बताया गया है कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो हमने आर्टिकल 124 में किसके लिए पढ़ी थी। आर्टिकल 124 में हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ी थी। 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब इसी में चल रहे हैं। 217 का पॉइंट है 2। 217 का पॉइंट है 2। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हत होगा जब वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। और कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
ये देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। याद रखना, अगर कभी आयु संबंधी कोई विवाद आता है तो इसमें लास्ट डिसीजन कौन लेगा? राष्ट्रपति। तो इस राइट लेने का डिसीजन होगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसकी सहमति से वो निर्णय लेगा? राष्ट्रपति पहले कंसल्ट करेगा। किसके साथ कंसल्ट करेगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से। किससे? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। आगे देखते हैं, आर्टिकल 218 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 218 उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। आर्टिकल 218 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। सिंपल सी बात कही गई है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध जहाँ जहाँ उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश हैं, वहाँ वहाँ उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होगी जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। तो सिंपल सी बात कही गई है कि आर्टिकल 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध लागू होंगे। बहुत बेसिक बात कही गई है। जो आर्टिकल 218 ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे उपबंध जो किस पर लागू होंगे? जो हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। किस पर लागू होंगे? हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। आगे देखते हैं, आर्टिकल 219 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 219 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ कौन दिलवाएगा? तो शपथ दिलवाएंगे कौन? राज्यपाल। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हाई कोर्ट की जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और त्यागपत्र किसे देते हैं? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। और शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलवाते हैं कौन? राज्यपाल। ये याद रखना, शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाते हैं। देखते हैं आर्टिकल 221 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। संसद विधि द्वारा अवधारित करे। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 222 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। बहुत सिंपल सी बात कही गई है। आर्टिकल 222 में कहा गया है कि मान लो आपके पास दो हाई कोर्ट है, एक एमपी का हाई कोर्ट है और एक हो गया यूपी का। मान लेते हैं एक हो गया एमपी का हाई कोर्ट, एक हो गया यूपी का हाई कोर्ट। तो अब आपको क्या करना है? एमपी के किसी जज को यूपी ट्रांसफ़र करना है। तो ये ट्रांसफ़र भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे रेजिग्नेशन की बात हो, चाहे ट्रांसफ़र की बात हो, ये तीनों कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा हाई कोर्ट की पर्सनालिटी में। आगे देखते हैं, आर्टिकल 223 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 223 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित के कारण
या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। आगे देखते हैं, आर्टिकल 227 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 227 क्या कहता है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्र में सर्वस्व जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्र में सर्वस्व जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। आगे देखते हैं, आर्टिकल 230 की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। आर्टिकल 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र में किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं, अगला है 231। आर्टिकल 231 की बात कर लेते हैं। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय के पूर्ववर्ती बंधुओं में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्य और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। 231 आर्टिकल में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय के पूर्ववर्ती बंधुओं में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्य और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स।